गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण 9वां चैप्टर जो है उसका पहला लेक्चर देखते हैं कि जैसा नाम है वैसा ही इसमें काम होता होगा। प्रेरण जैसा कोई यहाँ पे शब्द लिखा होगा। पूरे चैप्टर के अंदर इस एक शब्द का ही खेल है। जैसे हिंदी में बात करें प्रेरण, इंग्लिश में बात करें इंडक्शन। इंडक्शन यानी इंड्यूस होना। इंडक्शन का अर्थ किससे है? इंड्यूस्ड होना यानी प्रेरित होना। क्या होना? प्रेरित होना। प्रेरित होना लिखा जाए या फिर प्रेरित होना का समानार्थी शब्द अपन कहें कि पैदा होना। प्रेरित होना या फिर पैदा होना दोनों का अर्थ सेम ही समझे कि इस चैप्टर के अंदर आपको प्रेरित करना है। क्या प्रेरित करना है? विद्युत धारा को प्रेरित करना है। किसकी सहायता से? चुंबकीय या चुंबक की सहायता से या चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से। तीन शब्द इस चैप्टर में बार बार बोले जाएंगे। एक चैप्टर बोला जाएगा चुंबक, एक शब्द बोला जाएगा चुंबक। चुंबक बोलूं चाहे जहां पर चुंबक आएगी वहां पर क्या परिभाषित किया जाएगा? वहां पर परिभाषित किया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक बोला जाए चाहे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाए, दोनों का सेम अर्थ समझो। और चुंबकीय क्षेत्र केवल अकेला नहीं बोला जाएगा इस चैप्टर में। इस चुंबकीय क्षेत्र से पहले कोई शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो शब्द है परिवर्ती, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो। चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र इस चैप्टर में अपने को काम में लेगा। यानी बार बार दोबारा देखें, चुंबक बोलूं आप चुंबकीय क्षेत्र समझना, मैं चुंबकीय क्षेत्र बोलूं आप परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र समझना। और इस चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आपको क्या पैदा करना है? आपको पैदा करना है आपके परिपथ के अंदर विद्युत धारा। किसको पैदा करना है? विद्युत धारा को प्रेरित करना है। इस चैप्टर का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि चुंबक लाई जाए या चुंबकीय क्षेत्र लाया जाए, और वो भी कैसा? परिवर्तित, यानी वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहे। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र ला करके विद्युत धारा को प्रेरित कीजिए। ऐसी बात सोची क्यों गई? ऐसी बात फैराडे व हेनरी नाम का साइंटिस्ट है। फैराडे व हेनरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऐसी बेटे बेटे परिकल्पना की कि देख रिसर्च हो चुकी है, ओरेस्टेड प्रयोग कर चुका है कि जब कोई तार ए बी ओरेस्टेड ने लिया, जब कोई भी चालक तार ओरेस्टेड द्वारा ए बी लिया गया और इसके अंदर इसने धारा प्रवाहित जब करवाई, तो आप पढ़ चुके हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम के चैप्टर के अंदर कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार के चारों ओर क्या पैदा हो जाता है? इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। किस तरीके का पैदा होता है वो भी चर्चा कर चुके हैं। अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए, अंगुलियों को टर्न करवाया जाए, तो आपने पाया कि इस तार के नीचे की ओर हमेशा क्रॉस जैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अगर धारा की दिशा मेरे पास ये वाली दिशा ली जा रही और इस तार के ऊपर डॉट जैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और तार के नीचे जितने क्रॉस होते हैं उतने ऊपर डॉट, यानी सामर्थ्य जो रहती है दोनों तरफ बराबर रहती है चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र ओरेस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एक्सप्लेन किया। तो फैराडे में हेनरी सोच रहा है कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्ति की जा सकती है, धारा से चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्ति की जा सकती है, तो क्या इसके अपोजिट यानी ओरेस्टेड के प्रयोग में किससे किसकी प्राप्ति की जा सकती है? कि ओरेस्टेड के प्रयोग में विद्युत धारा को आपने प्रवाहित करवाया। एक चालक तार लिया जिसमें विद्युत धारा को आपने प्रवाहित करवाया, इससे क्या प्राप्त किया है? इसने आपने चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? चुंबकीय क्षेत्र। ये थ्योरी हो चुकी है, ये कंप्लीट, ये रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। तो सन 1830 ईस्वी की बात है। सन 1830 ईस्वी में फैराडे व हेनरी सोच रहे क्या अपोजिट बातें संभव है? कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं ले आऊं तो क्या उससे विद्युत धारा को प्राप्त किया जा सकता है? ऐसी बात इन्होंने केवल सोची, और सोचने के बाद इन्होंने कुछ एक प्रयोग किए जिसके आधार पर इन्होंने पाया कि चुंबकीय क्षेत्र से वास्तविकता के अंदर विद्युत धारा को प्राप्त किया जा सकता है। यानी ए से, जैसे अपन केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं कि ए से बी बने और बी से वापस ए बने,
ऐसी जो रिएक्शन है जिसे आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से पढ़ रहे हैं कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चल रही है कि ए से अगर बी बना लिया, धारा से अगर चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा की पुनः प्राप्ति की जा सकती है? इस बात की व्याख्या करने के लिए ये सेकंड वाला जो पल्स अभिक्रिया जिसे आप कह रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए फैराडे व हेनरी सन 1823 ईस्वी के अंदर कुछ एक प्रैक्टिकल करते हैं। उस प्रैक्टिकल के आधार पर इस व्याख्या तक पहुंचते हैं कि हाँ, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को प्रेरित किया जा सकता है, प्रेरित यानी पैदा किया जा सकता है, यानी परिपथ के अंदर प्रवाहित करवाया जा सकता है। किस तरीके का प्रयोग था? ये केवल बेसिक फिनोमिना अभी आपने देखा कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आपको चुंबकीय क्षेत्र ला करके और विद्युत धारा को प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त किया गया तो देखें, फैराडे व हेनरी के प्रयोग, फैराडे व हेनरी के कुछ एक प्रयोग थे। जो प्रयोग किस तरीके के थे उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 अपन व्याख्या अगर करें कि प्रयोग नंबर 1 किस तरीके से किया गया, किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ। तो मान लिया कोई कुंडली अपन लाए, मान लिया हेनरी और फैराडे ने कोई कुंडली ला करके उसके साथ एक धारा मापी को उन्होंने जोड़ दिया, धारा मापी को उन्होंने जोड़ दिया है। ये रहा धारा मापी। धारा मापी के अंदर ए में लिख करके मैं लिख रहा हूं, इसमें डिफ्लेक्शन जो एरो होता है, जो सुई होती है, उसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। और इस तरीके से खड़ी सुई है, यानी इसमें कोई विक्षेप नहीं है इनिशियल कंडीशन के अंदर, ये जीरो वाले मार्किंग पॉइंट पे है। इस कुंडली को इसके साथ कनेक्ट करवाया गया है। कुंडली को रिप्रेजेंट मान लेते हैं, नाम लिख देते हैं कि ये रही कुंडली। ऐसा सर्किट बनाने के बाद इन्होंने देखा कि इसमें कोई विक्षेप अभी इनिशियल कंडीशन में नहीं, विक्षेप नहीं है, यानी धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही इस वाले परिपथ के। अब क्या करना है अपने को? चुंबकीय क्षेत्र कहीं से लाना। चुंबकीय क्षेत्र लाऊं यानी मैं चुंबक को लेकर के आऊं और चुंबक को मैंने यहां पर रख दिया। चुंबक को हेनरी और फैराडे ने इस कुंडली के समीप रख दिया। ये रहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कुंडली भी आ गई है, यानी चालक आ गया। कुंडली बार बार बोला जा रहा है, यानी चालक है। चुंबक आ गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है। अब जब एक कुंडली के पास चुंबक को रख दिया तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर जो ये धारा मापी है, इस धारा मापी में कोई विक्षेप है क्या? इन्होंने देखा कोई विक्षेप नहीं, रखी हुई है चुंबक, अभी चल नहीं रही है, वो अपने रेस्ट के अंदर है। अपने प्रयोग ए स्टेप के अंदर बात करें कि चुंबक जो है वो स्थिर अवस्था में है, यानी चुंबक का वेग क्या है अभी इनिशियल कंडीशन में 0। इस कंडीशन में कि स्टेप फर्स्ट की यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं, बार बार डायग्राम बदलेगा, रिजल्ट लिख रहे हैं स्टेप फर्स्ट, स्थिति प्रथम। इसके अकॉर्डिंग जब चुंबक क्या है, जब चुंबक कुंडली के समीप, जब चुंबक कुंडली के समीप कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में है। तब परिपथ में लगे या कुंडली में लगे धारा मापी, तब कुंडली से जुड़े धारा मापी में, कुंडली से जुड़े धारा मापी में कोई विक्षेप, धारा मापी में कोई विक्षेप आपको दिखाई नहीं देता। कोई विक्षेप दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं बह नहीं देता है, अर्थात परिपथ में कोई धारा नहीं, अर्थात परिपथ में लिखा जाए चाहे कुंडली में लिखा जाए, में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ऐसा स्टेटमेंट आप इस आधार पर कह दें, प्रवाहित नहीं हो रही। ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप था फैराडे और हेनरी कि केवल कुंडली लाया, कुंडली से धारा मापी जोड़ा, इसके समीप चुंबकीय क्षेत्र लगा। जब चुंबक यहाँ पे स्थिर अवस्था में है तो यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं दिखाई दिया। इसमें स्टेटमेंट लिख दिया कि जब चुंबक कुंडली के समीप स्थिर अवस्था में है तब कुंडली से जुड़े धारा मापी में कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता, अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब सेकंड स्टेप, ये ए स्टेटमेंट जो है ये इस पे एक बार गौर कर लें, इसको यहाँ से रफ करके फिर इसी
के अंदर सेकंड स्टेप लाया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। ये पहला स्टेप जहां पे चुंबक स्थिर, अब चुंबक को चलाएंगे, यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट रेस्ट के कारण, बी पॉइंट जब चुंबक चली है या तो इधर चलाएंगे या इधर चलाएंगे। इस पे एक बार गौर फरमाएं ताकि इसको यहाँ से साफ कर दिया जाए कि जब चुंबक कुंडली के समीप स्थिर अवस्था में है तब कुंडली से धारा मापी में कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता, अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब ये तो हो गया ए पॉइंट, और ये ए पॉइंट कब प्राप्त किया है? स्थिति फर्स्ट से जब चुंबक स्थिर अवस्था में। अब क्या किया जा रहा है? सेकंड स्टेप में इस चुंबक को वो चला रहा है। भाई हमेशा पड़ी थोड़ी रहेगी, वो इधर उधर करके देखता है, और मान लिया कि चुंबक को वो इस दिशा के अंदर चला रहा है, गतिशील कर रहा है, और जैसे ही उसने चुंबक को चलाना शुरू किया तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रहा होगा, और इस कुंडली के हिस्से में वो कोई न कोई आया होगा। तो जब तक रेस्ट में थी चुंबक तब तक इस कुंडली के हिस्से में जो चुंबकीय क्षेत्र था, इस कुंडली के हिस्से के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसका मान क्या था? नियत था, जितना है उतना ही है यहाँ। अब चुंबक को जब चलाओगे चुंबक निकट आएगी, और चुंबक निकट आएगी तो इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कि चुंबक जैसे ही चलेगी इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा। पहले ये हिस्से में आ रहा है, अब जैसे इधर चलाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान इस कुंडली के लिए बढ़ता जाएगा जो पैदा किया जा रहा है इस चुंबक द्वारा। क्लियर है? यानी जब चुंबक को फैराडे में हेनरी ने चला करके देखा और चलाया किस दिशा के अंदर, मान लेते हैं बी स्टेप के अंदर कुंडली की तरफ चुंबक जा रही है, यानी चुंबक जो है वो गतिशील है, चुंबक गतिशील। चुंबक गतिशील हुई तो इसका प्रभाव क्या होगा? जब चुंबक चलेगी तो कुंडली के चारों ओर क्या परिवर्तित होगा? कुंडली के चारों ओर, कुंडली के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? परिवर्तित होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा। यानी चैप्टर के मेन फंक्शन तक पहुंच गए, चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित करके किसकी प्राप्ति होती हुई देखी गई? विद्युत धारा की प्राप्ति होती हुई देखी गई, और इस अकॉर्डिंग चुंबक जब चली इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र बदला, और फैराडे ने पाया कि जब चुंबक जब स्थिर में थी तो कोई विक्षेप जो धारा मापने में नहीं था वो विक्षेप अब थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई देने आपको लगता, यानी चुंबक को चलाया तो धारा मापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, और विक्षेप प्राप्त हुआ इस आधार पर बी पॉइंट क्या बन गया? बी पॉइंट ये बन गया इस प्रयोग का जो रिजल्ट है कि जब कुंडली के समीप रखी, जब कुंडली के समीप रखी किसको? समीप रखी चुंबक को क्या किया जाता है? चुंबक को गतिशील किया जाता है। क्या किया जाता है? गतिशील किया जाता है। और गतिशील किस तरीके से किया जा रहा कि चुंबक का नॉर्थ ध्रुव जो है वो कुंडली के समीप लाया जा रहा है, कुंडली के समीप लाया जा रहा है। इस वाली कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर कि जब कुंडली के समीप रखे चुंबक को गतिशील किया जाता है तब परिपथ में लगे धारा मापी, तब परिपथ में लगे धारा मापी में क्या दिखाई देता है? धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है, और विक्षेप अगर आपको दिखाई देता है तो इस आधार पर आप क्या बोल सकते हैं? अर्थात परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है? अर्थात परिपथ में, परिपथ बोला जाए चाहे कुंडली बोला जाए, क्योंकि कुंडली हिस्सा है इसी परिपथ का कि कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है या विद्युत धारा उत्पन्न हो चुकी है या प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत किसी को? ये दूसरा स्टेप है इस प्रयोग का। प्रयोग लगातार किया जा रहा, चुंबक स्थिर थी, कोई विक्षेप दिखाई नहीं दिया, जिस आधार पर बोल दिया गया कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। जैसे ही चुंबक को चलाया, चुंबक को चलाते ही कुंडली के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र था इस चुंबक द्वारा जो उत्पन्न किया गया था
उसका मान बदला, वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ा यानी परिवर्तित हुआ, बढ़े चाहे घटे अपने को कोई मतलब नहीं। चुंबक चलाए, चुंबकीय क्षेत्र बदला, चुंबकीय क्षेत्र बदला तो उसने प्रयोग में देखा कि धारामापी जो जुड़ा हुआ है इसमें विक्षेप हो गया है, या तो इस दिशा के अंदर हो गया है या इस दिशा में हो गया। मान लेते हैं इस दिशा के अंदर विक्षेप हो गया होगा, अर्थात परिपथ के अंदर क्या बहना स्टार्ट हो जाएगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। यानी देखो चुंबकीय क्षेत्र को बदल के, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके इस कुंडली के चारों ओर आपने किसको पैदा कर दिया है, आपने विद्युत धारा को जनरेट कर दिया है, प्रेरित कर दिया है, पैदा कर दिया है। ये दूसरा स्टेप, दूसरा प्रयोग था। बी स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें ताकि साफ करके थर्ड स्टेप तक पहुंचे इस प्रयोग के, कि जब कुंडली के समीप रखे चुंबक को गतिशील किया जाता है, यानी नॉर्थ पोल कुंडली के समीप लाया जाता है, तब परिपथ में लगे धारामापी में विक्षेप आपको दिखाई देगा। जो पहले शून्य पे था वो वहां से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगा और परिपथ अर्थात कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई देखी जाएगी। ऐसा बी स्टेप में पाया गया। अब बात करें थर्ड स्टेप कि जो चुंबक लगातार समीप आती जा रही है, चुंबक जो है वो लगातार समीप ला रहा है। हेनरी नाम का जो साइंटिस्ट है वो समीप लाते लाते अचानक से चुंबक को रोक देता। वो पहले स्टेप के अंदर चुंबक स्थिर, फिर वो चला रहा है, जब चलाया जा रहा है तो धारामापी में विक्षेप आ रहा है, और जितना तेजी से चला रहा है उतना ही तेजी से विक्षेप आ रहा है। फिर चलाते चलाते उसने चुंबक को पुनः क्या कर दिया है, पुनः स्थिर कर दिया है चुंबक, और जैसे ही स्थिर किया तो ये जो विक्षेप आया हुआ था सेकंड स्टेप में, ये विक्षेप गायब हो जाता है। यानी ये सुई वापस कहां चली जाती है, ये सुई वहां पर वापस जीरो वाली स्थिति में चली जाती है। अर्थात सी स्टेटमेंट में आप क्या कह पाएंगे कि जब पास आती हुई चुंबक, जब पास आती हुई चुंबक को रोक दिया जाए, चुंबक को पुनः स्थिर कर दिया जाए, पुनः स्थिर कर दिया जाएगा, तब वापस क्या हो जाएगा, तब आपके पास रिजल्ट में, तब परिपथ में लगे धारामापी, तब परिपथ में लगे धारामापी में विक्षेप क्या हो जाएगा, वो जो आया हुआ विक्षेप था बी स्टेप के अंदर वो पुनः कहां चला जाएगा, वो जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति में चला जाएगा। यानी धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है, और जब विक्षेप शून्य हो जाता है तो आप क्या समझे इस बात से, यानी परिपथ में जो थोड़ी देर पहले धारा बह रही थी वो गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है, और आप कह पाएंगे अर्थात परिपथ में बहने वाली धारा, अर्थात इस कंडीशन के अंदर जो परिपथ में या कुंडली में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा शून्य है। बहने वाली धारा कितनी है, शून्य। कहीं को दिक्कत, यानी ये सेम ओरेस्टेड की अपोजिट बातें कर रहा है। देखा आपने ओरेस्टेड में एक तार लिया था, एक तार में जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तब तक उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जैसे ही धारा प्रवाहित की चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर पैदा हुआ, और इसके अंदर आपने कहा कि अचानक से अगर मैं धारा हटा दूं, स्विच बंद कर दूं, धारा बह रही तब तक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ही स्विच बंद किया जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा। ये बात आपने कही। अब इसके अपोजिट अगर बात करें तो कि चुंबकीय क्षेत्र लाए, चुंबक रेस्ट में, यानी रेस्ट में तो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के लिए नहीं बदल रहा, तो कोई धारा यहाँ प्रवाहित नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों नियत अगर है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा, जब तक परिवर्तित होगा तब तक यहाँ पर धारा का मान आएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को नियत किया, धारा गायब हो जाएगी। यानी फर्स्ट स्टेप, ए स्टेप से आप क्या समझते हैं प्रयोग ए में, कि जब चुंबक है तो कोई धारा नहीं, चुंबक स्थिर अवस्था में है तो परिपथ में कोई धारा नहीं। बी स्टेप के अंदर आपने क्या सीखा कि चुंबक को चलाया जा रहा है, चुंबक पास आ रही, तो धारा का मान वहां पर आपको कुछ न कुछ देखने को मिलता है, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसकी कोई न कोई वैल्यू आपके परिपथ के लिए होगी। सी स्टेप के अंदर सी स्थिति में आपको पास आती हुई चुंबक को अचानक से रोक दिया, और रोकते ही आपने पाया कि परिपथ में धारा पुनः शून्य हो गई। अब डी स्टेप के अंदर सी स्टेप को पहले देखें, उसके बाद डी स्टेप तक पहुंचे इस प्रयोग से, कि जब पास आते चुंबक को पुनः स्थिर कर दिया जाएगा
तो परिपथ में लगे धारा मापी में जो विक्षेप पहले थोड़ा बहुत था वो कहाँ चला जाएगा, वो धीरे धीरे शून्य हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा भी शून्य होगी। अब डी स्टेप प्रयोग पहले चल रहा है, इसका डी स्टेप क्या कहता है कि चुंबक जो पुनः स्थिर थी, पास ला रहे थे, पास आते हुए चुंबक को रोक दिया, इस स्टेप रोकने के पश्चात यहाँ पे विक्षेप जीरो हो गया। जीरो होने के पश्चात आपने इस चुंबक को पुनः गतिशील कर दिया, चुंबक को आपने गतिशील कर दिया है, तथा पहले जब गतिशील किया था तो इस डायरेक्शन में किया और विक्षेप कहां प्राप्त हुआ था, विक्षेप यहां प्राप्त हुआ था। अब क्या किया जा रहा है, इस दिशा में नहीं गतिशील कर रहा, मैं इस दिशा के अंदर गतिशील कर रहा हूं, यानी पहले वाले डी स्टेप के अपोजिट ले जाया जा रहा है चुंबक। डी स्टेप के अपोजिट जब ले जाओगे तो चुंबक चल रही है, यानी इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। जब बदल रहा है चुंबकीय क्षेत्र तो इस प्रयोग में फैराडे व हेनरी ने पाया कि परिपथ के अंदर जो धारा मापी है उसमें विक्षेप आता है, और विक्षेप जो पहले ऐसे आया था जब चुंबक पास आ रही थी, वो ऐसे नहीं आकर के अब तो चुंबक दूर जा रही है, यानी दिशा उसकी बदली तो धारा की दिशा भी बदल जाएगी, यानी विक्षेप इस दिशा के अंदर इस तरीके से आता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर कि पास आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए बढ़ रहा है, दूर जा रहा है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, यानी परिवर्तित करना अपना फंक्शन, तो ये बढ़े चाहे घटे, बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन अगर इधर आया है, घटेगा चुंबकीय क्षेत्र तो इसके विपरीत डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और इसके आधार पर आप क्या कह देते हैं, डी पॉइंट के अंदर, डी स्टेप के अंदर आप लिख देते हैं कि जब स्थिर चुंबक को क्या किया जाता है, स्थिर चुंबक को गतिशील किया जाता है, स्थिर चुंबक को गतिशील किया जाता है, गतिशील किया जाता है। और गतिशील कौन सी दिशा में किया जा रहा है, पहले की तुलना में या बी स्टेप की तुलना में विपरीत दिशा, बी स्टेप की तुलना में विपरीत दिशा के अंदर अगर आप इसको गतिशील कर रहे हैं तो परिपथ में लगे धारा मापी में क्या दिखाई देता है, धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। और यह विक्षेप कौन सी दिशा में दिखाई देता, यह विक्षेप तथा यह विक्षेप पहले कब, बी की तुलना में विपरीत दिशा में प्राप्त होता, विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। ऐसा स्टेटमेंट आपके द्वारा डी पॉइंट में लिख दिया जाएगा। यानी 4 स्टेप है। पहला प्रयोग कैसा किया गया फैराडे व हेनरी द्वारा कि कुंडली रखी है सामने, कुंडली के साथ जुड़ा है धारा मापी, एक चुंबक को लाया गया, ये रही चुंबक इसके पास रख दिया गया। जब कुंडली के पास चुंबक केवल रखी हुई है मात्र, वो स्थिर अवस्था में है, तो उसने पाया कि इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे ही इस चुंबक को वो उसके पास लेके जा रहा, तो जब तक चुंबक चल रही है तब तक कुंडली में धारा को अनुभव किया जाता है। अनुभव किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि लगे धारा मापी में विक्षेप आ रहा। और जैसे ही चलते चुंबक को रोक दिया, रोकते ही जो धारा थोड़ी देर पहले बह रही थी वो भी गायब हो जाएगी। और रोकने के पश्चात पुनः गतिशील कर रहा हूं पहले की विपरीत दिशा में पुनः जब इसको गतिशील किया जाएगा तो विक्षेप आएगा, और विक्षेप बी की तुलना में विपरीत दिशा में आएगा, क्योंकि गति भी विपरीत हो रही है। तो धारा की दिशा बदलती है अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप बदलते हैं। और चारों तथ्यों के आधार पर बोल दिया गया कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को गतिशील किया जाता है, अर्थात कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित किया जाता है, तो कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित होते हुए देखा गया। यानी प्रयोग फर्स्ट का रिजल्ट अगर लिखा जाए तो अपन कैसे लिखेंगे कि इस प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है, और स्पष्ट क्या है कि जब किसी कुंडली के समीप
चुंबक को रखा जाता है, चुंबक को किस अवस्था में? गतिशील रखा जाता है। किस अवस्था में रखा जाता है? कुंडली को गतिशील रखा जाता है तब। अब गतिशील रखने का अर्थ क्या है? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कुंडली के आसपास, कुंडली के लिए या कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को आप क्या कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है। ये चाहे ये लाइन लिखी जाए और चाहे ये लाइन लिखी जाए, दोनों का अर्थ सेम ही कि इस प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी कुंडली के समीप चुंबक को गतिशील रखा जाता है, अर्थात कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जाता है। तब किसको प्रेरित होते हुए देखा? तब कुंडली में किसको पैदा होते हुए देखा आपने? कुंडली में विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होती है। क्या प्रेरित होती है? विद्युत धारा प्रेरित होती है। एक एक्सपेरिमेंट जो है, जो चीजें सोची थी, जिसकी कल्पना की गई थी फैराडे में हेनरी द्वारा कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बनती? उस बात का पहला स्टेप, पहला पड़ाव जो है वो स्टार्ट हो गया इस प्रयोग के आधार पर। किसी को कोई दिक्कत हो, एक बार फटाफट इस वाले लाइन को रीड कर दिया जाए कि इस प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी कुंडली में समीप चुंबक को गतिशील रखा जाता है, अर्थात इस बात से हम समझते हैं कुंडली के चारों चुंबकीय क्षेत्र को हम परिवर्तित कर रहे हैं और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में क्या प्रवाहित होती हुई देखी गई? विद्युत धारा को प्रवाहित होते हुए देखा गया। ये है प्रयोग फर्स्ट। अब एक प्रयोग करके वो रुका नहीं, वो लगातार प्रयोग कर रहा है, क्योंकि एक प्रयोग के आधार पर किसी को फिनोमिना या किसी चीज का एक्सप्लेनेशन संभव नहीं हो सकता, वो बाई चांस आ गया हो ऐसा, तो दूसरा वो प्रयोग करके देख रहा है। प्रयोग नंबर 1 ये कंप्लीट किया जा चुका है और इसके आधार पर पाया जा चुका है कि कुंडली के समीप अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, यदि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तो वहां पर किसको प्रेरित होते हुए देखा गया? वहां पर प्रेरित विद्युत धारा को देखा गया, पैदा होती हुई विद्युत धारा को देखा गया। अब प्रयोग नंबर 2, दूसरा प्रयोग कर रहे हैं फैराडे में हेनरी, और ये प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है देखें कि मान लेते हैं कोई परिनालिका आपने ली है, कोई कुंडली आपने ली, कुंडली बोला जाए चाहे परिनालिका बोला जाए, अर्थ जो है वो सेम है, क्योंकि परिनालिका के ऊपर एन फेरे तार के लपेटे हुए आपको दिखाई देते। इस तरीके से चर्चा की जा रही, मान लेते हैं ये कोई परिनालिका, ये कोई इस तरीके से परिनालिका, परिनालिका के साथ जोड़ी गई है बैटरी। इसका एक सिरा यहाँ पे कुछ ऐसे समझे, परिनालिका या कुंडली का निर्माण कुछ इस तरीके से आपने किया, कोई बेलनाकार वस्तु ली, इस पर तार के एन फेरे आप लपेट रहे हैं, और लपेटने के पश्चात ये जो युक्ति बनी, ये जो युक्ति आपके पास बनी है, इस युक्ति के अंदर क्या जोड़ा जा रहा है? एक सेल को जोड़ा जा रहा है, एक बैटरी को जोड़ा जा रहा है, ये रही बैटरी, और इसको एक कुंजी के माध्यम से इस परिनालिका के साथ आपने जोड़ा। अब इसको नाम दे दिया, मान लेते हैं कुंडली ए। कुंडली ए नाम लेकर के जैसे ही ये स्विच ऑन किया जा रहा है, कुंडली ए रखी गई है, जैसे ही स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते ही सेल से जो धारा निकलेगी और इस परिनालिका के ऊपर जो तार लिपटा हुआ है इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, यानी परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रेरित हुई, और परिनालिका के अंदर जब जब धारा बहती वो अपने चारों ओर क्या पैदा करेगी? वो चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करेगी। यानी इस परिनालिका ने अपने चारों ओर किसको पैदा कर दिया है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को इसने पैदा कर दिया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र फिर 2 स्टेप के अंदर फिल करना, वरना ये पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। पहले परिनालिका के अंदर जुड़े सेल से जुड़ी कुंजी को जब ऑन किया जाता है तो इसमें धारा बहती है,
धारा कहीं भी बहेगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को आना पड़ेगा, यानी इस वाले निर्देश तंत्र के अंदर, इस वाले निकाय में चुंबकीय क्षेत्र का मान कोई न कोई आए। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जो किसके द्वारा पैदा किया गया, कुंडली ए के द्वारा, इसके अंदर रखते हैं एक किसी अन्य कुंडली, इसके अंदर आपने किसी अन्य परिनालिका को रखा, मान लेते हैं ये रही वो परिनाली, मान लेते हैं ये रही वो परिनाली, और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं कोई भी धारा मापी, इसके साथ मैंने जोड़ा है धारा मापी, सेल वेल कुछ नहीं जोड़े गए हैं इसमें, केवल धारा मापी जोड़ा गया, इसको नाम दे दिया मैंने कुंडली बी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कुंडली बी कहां रखी, कुंडली बी को आपने कौन से निर्देश तंत्र में रखा है, तो आप कहेंगे कुंडली बी को कुंडली ए, कुंडली बी को कुंडली ए के चुंबकीय क्षेत्र में आपने रखा है, कुंडली ए के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। क्लियर है सभी को, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में इसको आपने रखा। ये एक्सपेरिमेंट कैसे सक्सेस किया गया, स्टेप बाय स्टेप समझना, इसको लिखा नहीं जा सकता है, केवल बोला जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है कि देख इनिशियल कंडीशन में जब यहाँ पे स्विच ऑफ था परिपथ में, इस पहली कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जब धारा का मान शून्य था तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य था तो इस कुंडली के आसपास भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, यानी ना इसके पास है ना इसके पास। अब जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करोगे तो ऑन करते ही इससे धारा तो निकलेगी, और इकट्ठी नहीं निकलेगी कि जितनी इससे निकलती है वो सारी एक साथ ही निकलेगा, नहीं, उसे कुछ समय लगता है। जैसे आप एसी में पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय के साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता है फिर घटता है, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ता घटता रहेगा। ऐसी बातें आप एसी में करते हैं, अपन ऐसे नहीं पढ़ रहे, अपन केवल फील करें कुंडली ए। जब स्विच ऑफ है तो इधर कोई धारा नहीं है, जब इसमें कोई धारा नहीं है तो इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। जैसे ही स्विच ऑन किया इस सेल से धारा निकलेगी, यानी कुंडली ए में धारा का मान लगातार बढ़ता जाएगा, कुंडली ए में लगातार धारा का मान बढ़ता जाएगा, और धारा का मान बढ़ता जाएगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है तो कुंडली बी क्या फील करेगी, कुंडली बी फील करेगी कि मेरे आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित हो रहा लगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के आसपास परिवर्तित हो गया तो फैराडे ने देखा कि इधर जो एमीटर जिसमें शून्य विक्षेप था उसमें कोई ना कोई विक्षेप आ गया, और इस विक्षेप आते ही उन्होंने कहा कि अपना काम बन गया कि जब जब कुंडली में पहला स्टेप चुंबक को पास लाया, चुंबक को चला करके चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दिया, दूसरा दो कुंडलियों ए और बी को पास पास रखा, रखने के पश्चात कुंडली ए में उसने धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाहित करने से पहले उसने देखा कि कुंडली ए में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात जो स्विच है वो ऑफ, तो इसके पास रखी कुंडली से जुड़े एमीटर में भी विक्षेप शून्य है, अर्थात इसमें भी कोई धारा नहीं है, ना इसमें ना इसमें। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें धारा बही, इसमें धारा बही तो धारा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इस बात से बी ने कहा कि मेरे आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है जो ए ने पैदा किया, और जब तक बदल रहा है तब तक फैराडे व हेनरी द्वारा यहाँ पर विक्षेप देखा है। इस विक्षेप को देखते देखते फैराडे ने अचानक से स्विच बंद कर दिया, या स्विच बंद अभी तक किया नहीं, मान लेते कि इसमें विक्षेप देख रहा है कि विक्षेप तो आ गया। अब धारा इस वाली कुंडली में बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर विक्षेप है क्योंकि इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। अब धारा इसमें बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि धारा का मान नियत हो जाएगा, इसमें जितनी सेल से निकलनी थी अधिकतम उतनी निकल चुकी है और इतनी अब लगातार प्रवाहित होगी। जैसे ही धारा नियत होगी वैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र नियत हो गया तो कुंडली बी बोलेगी कि मेरे आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो रहा, और परिवर्तित नहीं हो रहा तो इसमें लगा जो विक्षेप है, धारा मापी का जो विक्षेप जो है वो पुनः शून्य हो जाता है।
यानी दोबारा फेल करें, स्विच ऑफ, कोई धारा नहीं, तो इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, क्योंकि इसने पैदा ही नहीं किया, तो इसमें जो विक्षेप है वो 0। जैसे ही स्विच ऑन किया, धारा का मान इसमें बढ़ा, धारा का मान इसमें बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर बढ़ा, यानी कुंडली बी के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदला तो यहां पर विक्षेप आ गया। फिर धारा का मान बढ़ते बढ़ते धारा का मान अधिकतम हो गया इस कुंडली में, और धारा का मान जब अधिकतम हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम हो गया, वो बढ़ नहीं रहा ना वो घट रहा, यानी परिवर्तित नहीं हो रहा। तो कुंडली बी ने कहा मेरे आसपास चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा और मेरे में विक्षेप क्या हो गया, मेरे में विक्षेप शून्य हो गया, क्योंकि मेरे में विक्षेप तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। अब धारा नियत होने के बाद आपने स्विच बंद कर दिया, तो स्विच जैसे ही बंद करते हो तो धारा का मान अचानक से शून्य नहीं हो जाता, परिवर्तन वो धीरे धीरे कम होता है, उसे कुछ ना कुछ समय लगता है, माइक्रोसेकंड वगैरह। अब धारा का मान कम हो रहा है, धारा का मान इस कुंडली में कम हो रहा है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कम हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के आसपास कम हो रहा है, तो इसके लिए भी कम हो रहा है। अगर ये वाली कुंडली कहेगी कि मेरे आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली ने पैदा किया है उसका मान लगातार कम होता जा रहा है, अब कम हो चाहे ज्यादा हो, परिवर्तित हो रहा, जब जब परिवर्तित होगा कुंडली में क्या प्राप्त किया गया, कुंडली में विक्षेप प्राप्त किया गया। यानी प्रयोग नंबर 2, पहले प्रयोग में चुंबक को लाया जा रहा है कुंडली के समीप, जब तक चुंबक चल रही है कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जब तक बदलता हुआ देखा गया तब तक बोल दिया गया कुंडली में धारा प्रवाहित हुई। दूसरे प्रयोग में दो कुंडलियों को पास पास रखा, एक में धारा प्रवाहित, दूसरे में धारा प्रवाहित होता हुआ देखा गया, अनुभव किया गया कि उसमें पैदा होता, और कब तक, जब तक धारा का मान जो है वो बदलता रहे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर बदलता रहे। जब जब चुंबकीय क्षेत्र नियत होगा वो नहीं बदलेगा जब तक, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी धारा प्रवाहित तो कर रही है इसमें और प्रेरित हो रही है इसमें, इसमें भी बह रही है और इसमें भी बह रही है, केवल एक कंडीशन में बह रही है कि धारा का मान स्टार्ट में स्विच ऑन करते ही इसमें बढ़ा, तो इसमें भी धारा देखी गई, धारा जब इसमें नियत हो गई तो इसकी धारा गायब हो गई। अब धारा स्विच ऑफ कर दिया, धारा घटती गई, तो इसमें भी विक्षेप आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया, इसमें धारा थोड़ी देर प्रवाहित होती हुई देखी गई। और जितना तेजी से आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ स्विच ऑन करेंगे, उतना ही धारा का मान कम ज्यादा होगा, और जितना तेजी से कम ज्यादा होगा उतना ही तेजी से चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा होगा, और जितना तेजी से चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा होगा उतना ही जल्दी यहाँ पर आपको विक्षेप इसके अंदर दिखाई देगा। यानी आप चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके विद्युत धारा को पैदा कर रहे हैं किसी कुंडली के अंदर। ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड प्रयोग, दो प्रयोग किए जा चुके हैं, दूसरे प्रयोग का भी सिद्धांत है कि कुंडली के समीप किसी अन्य कुंडली को रख करके उसमें धारा का मान कम ज्यादा करके आप चुंबकीय क्षेत्र को बदलिए, और चुंबकीय क्षेत्र को बदलते ही एक कुंडली से दूसरी कुंडली के अंदर धारा प्रेरित होती हुई देखी गई। यानी कुंडली ए भी है और कुंडली बी भी, कुंडली ए में धारा का मान परिवर्तित कर रहे हैं, कुंडली ए का चुंबकीय क्षेत्र आप परिवर्तित कर रहे हैं, और कुंडली ए के चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रखी गई है कुंडली बी। अगर ये बदला है तो कुंडली बी के आसपास, कुंडली बी के आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, इसका मान जो है वो परिवर्तित हो रहा है। और जब जब किसी कुंडली के समीप या आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तब तब उस कुंडली में क्या प्रवाहित होती, तब तब उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये था प्रयोग नंबर 2। अब प्रयोग तीसरा कैसा था, प्रयोग नंबर 3। प्रयोग नंबर 3 देखें कि कुंडली ए ले है, ये रहे कुंडली ए को आपने अभी थोड़ी देर पहले जो लिया था वो ये कुंडली, कुंडली बी को जो लिया गया था वो कुंडली आपके पास ये है, मान लो। अब क्या किया जा रहा है, इसके साथ आपने क्या जोड़ा था थोड़ी देर पहले, सेल आपने जोड़ा, कुंजी आपने जोड़ी, और ये इसके साथ आपने कनेक्ट करवाया ये विद्युत वाहक बल का सेल। इसके साथ आपने जोड़ा है धारा मापी, विक्षेप देखने के लिए, अनुभव करने के लिए जैसे धारा बहती, धारा मापी को जोड़।
अब क्या किया जा रहा है, कुंडली बी या कुंडली ए, या तो ए को उठाइए या बी को उठाइए, और मान लेते हैं इस कुंडली को उठाया जा रहा है, इसमें स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही धारा बढ़ी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो इसमें विद्युत धारा को प्रेरित होते हुए देखा गया इस विक्षेप के आधार पर। अब धारा का मान क्या हो गया है, थोड़ी देर बाद नियत हो जाएगा, अधिकतम धारा इसमें प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा, अधिकतम धारा हो गई तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो गया, वो बदल नहीं रहा। जब नहीं बदल रहा तो ये विक्षेप 0 हो गया। क्या कीजिए, इसको उठाइए और इस कुंडली के अंदर डालिए, इस वाली कुंडली के अंदर इस वाली कुंडली को उठा करके ऐसे जब डालो और इस तरीके से जब रोटेट करोगे तो इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, क्योंकि अंदर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए ज्यादा होगा और जब बाहर निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए घटेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जैसे भी आप परिवर्तित कर सकते हैं वैसे परिवर्तित कीजिए, और इस कुंडली को इसके अंदर बाहर जब करोगे तो ये विक्षेप जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके आसपास फील करें इस कुंडली को उठाया जा रहा है और इसके अंदर ले जा रहा है, तो इसने तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, और वो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वो घट रहा है। इसके पास चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम, इसको उठा करके इसमें डाला अंदर डाला है, अब डाल करके छोड़ा हुआ नहीं है, इसको लगातार इस तरीके से रोटेट कर रहे, ये वाली कुंडली बी इसके अंदर इस तरीके से लगातार रोटेट कर रही है तो कुंडली बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो रहा है जो ए द्वारा पैदा किया गया है, और जब जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तब तब कुंडली बी में लगे एमीटर में क्या दिखाई देगा, इसमें विक्षेप आपको दिखाई देगा, अर्थात आप कहेंगे कुंडली बी में क्या बह रही, कुंडली बी में धारा बह रही। और जैसे एक जगह इस कुंडली को रोको, बी कुंडली को जैसे ही आपने रोका ये विक्षेप गायब हो जाएगा, यानी ये धारा जो होती है जो कुंडली बी में प्रेरित की जाती है ये तभी तक रहती है जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होता रहता है। आप पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर नाम के, या बात करें विद्युत जनरेटर नाम का उपकरण, विद्युत जनरेटर बोला जाए, विद्युत जनरेटर बोला जाए, डेली अपने घरों में यूज लेते हैं, अपने डेली लाइफ का उपकरण। विद्युत जनरेटर में ऐसा क्या होता है कि विद्युत जनरेटर अपने को लगातार इलेक्ट्रिक सप्लाई देता रहता है और विद्युत धारा अपने को प्रोवाइड करवाता रहता है। उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है, क्या फंक्शन होता है उसको समझेंगे। अभी एसी में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है उसके केवल फंक्शन की अपन बात करेंगे कि नॉर्थ पोल लिया जाता है विद्युत जनरेटर का जो निर्माण होता है, जब उसके अंदर अपन देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को तो एक नॉर्थ पोल लगा रहता है और एक साइड लगा रहता है साउथ, क्या लगा रहता है साउथ, इसके बीच में लगी रहती है एक कुंडली, क्या लगी रहती है एक कुंडली, और कुंडली को रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से पहले इसके फंक्शन पे देखें कि इस वाली कुंडली में अभी तक कोई धारा नहीं, साथ में अगर प्रयोग पहले का एक एक्सपेरिमेंट अगर बनाऊं, ये कुंडली आपने लगाई थी प्रयोग फर्स्ट में, इसके साथ धारा मापी को आपने जोड़ा था और इसके पास लाए थे आप चुंबक नॉर्थ पोल साउथ, तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके आसपास कहीं रखी है आपकी कुंडली, ये रही वो कुंडली को बाहर सर्किट के अंदर इस तरीके से जनरेट किया जाता है और दो ध्रुवों के बीच में इस तरीके से जनरेट किया जाता है, ये आपने कुंडली को लिया। अब क्या करते हैं, इधर चुंबक को परिवर्तित करते हैं, चुंबक को चलाते हैं तो जब तक चुंबक चलती है तब तक इसमें धारा बहती है। अब इनको तो चला नहीं सकते, ये तो अंदर फिक्स है, तो क्या कीजिए इसके अपोजिट कि चुंबक स्थिर कर दूं, कुंडली को अगर चला तो भी कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, फिर दोनों में से कोई एक चले तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। तो यहां पर ये नहीं चला करके कुंडली को चलाया जा रहा है, किसको चलाया जा रहा है, कुंडली को चलाया जा रहा है, और नॉर्थ पोल लगाया साउथ पोल लगाया, यानी आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है बी में, और इन दोनों ध्रुवों के बीच यानी चुंबक के आसपास जब कुंडली गति करेगी तो वहां पर कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र अगर बदलेगा तो कुंडली में किसको प्रवाहित होता हुआ फील करोगे कि कुंडली में, इस कुंडली को जब रोटेट करोगे तो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तित हुआ इस कुंडली के लिए तो इस कुंडली में क्या पैदा हो जाएगी,
इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी प्रेरित की गई है विद्युत धारा किसके माध्यम से? चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। अर्थात इस चैप्टर को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं कि जब किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली, जब किसी चालक कुंडली के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित करके उसमें क्या पैदा की जाती है? उसमें विद्युत धारा को प्रेरित किया जाता है। यही सिद्धांत किस नाम से पढ़ा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के नाम से पढ़ा जाता है। तथा विभिन्न युक्तियां जैसे ट्रांसफॉर्मर, विद्युत जनित्र, डायनमो, ये जितने भी उपकरण हैं ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? इनका सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके प्राप्त करना है विद्युत धारा को। अब विद्युत धारा को प्रेरित करना, तो विद्युत धारा को जानते हैं कि ये तो सेल से निकलती है, सेल बोला जाए या फिर अपन बोलते हैं कि विद्युत वाहक बल। सेल और विद्युत वाहक बल दोनों का अर्थ आप सेम ही समझते हैं, चाहे सेल का जिक्र करो चाहे विद्युत वाहक बल का जिक्र करो। कि सर इस कुंडली में अचानक से कोई इधर तो सेल को जुड़ा हुआ ही नहीं, इसके आसपास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, अभी लाए थोड़ी देर पहले, ये रहा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस कुंडली में कोई सेल जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा हुआ, तो इसमें धारा क्यों बहती? तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदला, अभी थोड़ी देर पहले कहा सर आपने चुंबकीय क्षेत्र बदला तो इसमें धारा बही। धारा बही है अर्थात कुंडली के अंदर एक क्या पैदा हो जाता है? कुंडली के अंदर एक काल्पनिक एक सेल पैदा हो जाता है। पैदा तो नहीं विद्युत धारा, विद्युत धारा को अगर डीप में जाकर के देखें तो इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? एक सेल सा पैदा हो रहा है, सेल पैदा हो रहा है, यानी एक विद्युत वाहक बल इस पे पैदा होता है। और विद्युत वाहक बल पैदा हो गया तो यहाँ पे धारा बहती है, यानी सेल पैदा हो गया तो सेल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और इस वाले स्टेटमेंट को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के स्टेटमेंट को, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बदल के धारा को प्रेरित किया जाता है, इस वाले स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके क्या बोल दिया जाता है कि जब किसी कुंडली के समीप चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाए, इसको परिवर्तित किया जाए चुंबकीय क्षेत्र, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। विद्युत वाहक बल पैदा होने के कारण इस कुंडली में क्या बहती है? विद्युत धारा भी पैदा हो जाती है। इस वाले स्टेटमेंट को इस तरीके से बोला जाता है कि जब जब कुंडली के समीप चुंबकीय क्षेत्र बदले तब तब एक विद्युत वाहक बल इस कुंडली पे कार्य करता है या प्रेरित होता है। इसी विद्युत वाहक बल की वजह से इस कुंडली में क्या प्रेरित होती है? विद्युत धारा प्रेरित होती है। ध्यान ये रहे, कुंडली बंद परिपथ में लगी होनी चाहिए। अगर कुंडली बंद परिपथ में नहीं, आगे से सर्किट को तोड़ दिया जाए तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलने से धारा बहेगी क्या? तो यहां पर कोई धारा प्रवाहित होती हुई नहीं देखी जाएगी, केवल विद्युत वाहक बल इस पे कार्य करेगा। ध्यान रहे, ये कुंडली सेल की बातें कार्य तो करेगी लेकिन आगे परिपथ नहीं है, धारा को प्रवाहित नहीं होने देगी। यानी जब किसी परिपथ में लगी कुंडली, परिपथ पूरा के समीप चुंबकीय क्षेत्र को अगर बदला जाता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित होने के कारण इस कुंडली पर क्या कार्य करता है? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है अर्थात कार्य करता है। और इस विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें क्या बहती है? इसमें विद्युत धारा बहती है। अगर कुंडली क्या लगी हुई परिपथ में पूर्णतया लगी हुई, यदि कुंडली लगी हुई नहीं है किसी परिपथ में, उसका कोई सिरा ओपन है, तो इस परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कुंडली पर कार्य करता है विद्युत वाहक बल। और केवल ये विद्युत वाहक बल ही कार्य करता है, इसमें कोई धारा को प्रवाहित होते हुए नहीं देखा गया। ये प्रयोग है इसके फैराडे व हेनरी के, और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इन्होंने एक स्टेटमेंट डायरेक्ट, जो अपने इस चैप्टर में बार बार बोल चुके हैं, वो दे दिया गया कि हाँ, ओरेस्टेड कहता है धारा से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, हम वापस चुंबकीय क्षेत्र से धारा की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाए। हाँ, कांस्टेंट जब जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो विद्युत धारा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी कुंडली जो परिपथ में लगी हुई है कि आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल के उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या
एक विद्युत वाहक बल को पैदा किया जाता है, जिस विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में क्या बहना स्टार्ट हो जाती, विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। यही सिद्धांत, यही प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो जरा एक बार कमेंट्स कर देना मेरे को, इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे अगर बढ़े तो इस चैप्टर में हेडिंग पढ़ने को मिलता है, इसके बाद प्रयोगों के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद कि हाँ ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझा दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये। इसके बाद कुछ ऐसी हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, चुंबकीय फ्लक्स नाम। इस नाम की हेडिंग चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? तो जहां पर विद्युत क्षेत्र का नाम का चैप्टर पढ़ा गया है, वहां पर पढ़ा गया है अच्छे से विद्युत फ्लक्स नाम की है। और उसमें आपने कहा था किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में कहेंगे कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लंबवत जो नहीं है उसको काउंट नहीं करना। अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, इसी की संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये स्टेटमेंट देने के बाद आपने मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र इधर लगाया, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया, चुंबकीय बल रेखा इस दिशा के अंदर गतिमान, बी चुंबकीय क्षेत्र। किसी पृष्ठ को लाए और किसी पृष्ठ को ला करके आपने यहाँ पे रख, ये कोई पृष्ठ है मान लेते हैं और इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में आप रख। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा के अंदर ए वेक्टर, कोई पृष्ठ लाए हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा है और बी वेक्टर तो है इस दिशा के अंदर और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा के अंदर। दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा। दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। अतः इस वाली पृष्ठ से संबंधित, अतः इस वाली पृष्ठ से संबंधित पृष्ठ को जरा डार्क अगर करें तो केवल ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई एम की वैल्यू, चुंबकीय फ्लक्स फाई एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वहां पर फाई ई को रिप्रेजेंट करवाते थे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल से रिप्रेजेंट करवाते थे। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ से फाई एम का जो अदिश निरूपण, ये तो हो गया दो सदिशों का अदिश गुणनफल कि चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यहां से जो वेक्टर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए कोस थीटा, क्या लिखेंगे, बी ए कोस थीटा लिखा जाएगा। और थीटा हम जानते हैं किस किस के बीच का कोण है, थीटा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र व रखी गई पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं जरा, वरना इसको रीड करें। आगे चुंबकीय फ्लक्स की ही बात करते करते बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो बताया जाता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बोलूं चाहे एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक बोलूं, दोनों ही पद्धतियों में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तथा कोई पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल। अब वेबर और मैक्सवेल को एक दूसरे से रिलेट करना, तो किस तरीके से रिलेट करेंगे, देखें कि एम के आपने कहा चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी और ए का गुण। मोटी मोटी अगर बात करें मात्रक निकालने के लिए तो बी इंटू ए,
बी का मात्रक क्या होता है, तो बी को अपन लिख सकते हैं लोरेंज का फोर्स अपॉन में क्यू इंटू वी, लोरेंज का फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी, क्यू में बी साइन थीटा आया था अगर याद हो, इंटू में ए को क्या लिखा जा सकता है, ए यानी मीटर स्क्वायर, यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, इंटू में वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इंटू में क्या चल रहा है मीटर स्क्वायर चल रहा है, कूलाम प्रति सेकंड को क्या लिखा जा सकता है एम्पियर लिखा जा सकता है, यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन रहा कि 5m बराबर न्यूटन ऊपर है, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो क्या बचेगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू में मीटर। भाई आपके हिसाब से फ्लक्स का मात्रक ये आना चाहिए, और जबकि साइंटिस्ट कह देता है इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है वेबर होता है, क्या होता है वेबर। अब वेबर को इस तरीके से लिखा, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करवा दीजिए और वो किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सवेल के बराबर हो जाएगा, तथा एक वेबर जो वैल्यू होती है, एक वेबर का मान किसके बराबर होता है 10 टू पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 10 टू पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। इस चीज की अगर प्राप्ति की जाए तो कैसे प्राप्त किया जाएगा वो भी बता देता हूं, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, लेकिन सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे कंबाइन होती है। फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स की बात आप कर रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपने कहा कि वेबर आएगा, क्या आएगा वेबर। वेबर प्राप्त कैसे हुआ होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप या तो वो लिखो न्यूटन वाला, और उसको उसी को क्या कहते हैं अगर याद हो टेस्ला, क्या कहते हैं टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखा मैंने टेस्ला, इंटू में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को मैंने लिखा मीटर स्क्वायर, कि वेबर का निर्माण इससे होता है। और एक वेबर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो एक वेबर चुंबकीय फ्लक्स यानी 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कोई भी प्रश्न। आगे की बात करें कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है, क्या होता है मैक्सवेल। और ये मैक्सवेल कब आया होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, और सीजीएस मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का याद हो दोष होता है, क्या होता है दोष, इंटू में क्षेत्रफल का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक मैक्सवेल जो है वो कब आएगा, जब एक कोश का चुंबकीय क्षेत्र हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तब आएगा। और कहीं से ये स्टेटमेंट में लिखा जा चुका है कि एक टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है 10 टू पावर 4 गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला वैल्यू जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की वो 10 टू पावर 4 गॉस होती है। इसको अगर यहाँ पे रखें और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आ रहा है, जरा इन दोनों की तुलना अगर करें तो एक वेबर का मान कब आता है, जब एक टेस्ला को लिख दिया जाए 10 टू पावर 4 गॉस इंटू 1 मीटर का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर से क्या आ जाएगा, एक वेबर बराबर आ जाएगा आपके पास 10 टू पावर 8 गॉस इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, एक मैक्सवेल जो है वो बराबर होता है 10 टू पावर सॉरी एक वेबर जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है 10 टू पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होती है। कहीं कोई दिक्कत? आगे की चर्चा अगर करें वीमा, वीमा को इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। वी का फॉर्मूला F/QV, ए को जानते हैं और सोलोपिटी अपने पास वीमा में लिख दी जाए। आगे की 3 कंडीशन, चलो वीमा की सोल्व करवा देता हूं चुंबकीय फ्लक्स की वे। तो φm का फॉर्मूला जानते हैं B इंटू ए, यहां से ये भी जानते हैं B जो है लोरेंज का फोर्स अपॉन में Q इंटू V इंटू में A, लोरेंज के फोर्स की वीमा क्या हो गई, कोई भी फोर्स हो F1 L1T माइनस 2 अपॉन में Q, Q की वीमा क्या होती है A1T1, V की वीमा क्या होती है L1T माइनस 1 और A की वीमा क्या होती है L2। यहां से आगे कैलकुलेट कर लिया जाए, यहां से आगे
कैलकुलेट कर लिया जाए। अब चुंबकीय फ्लक्स की तीन स्थिति, फाई को तो जान गए कि फाई एम क्या होता है क्या नहीं होता, बी ए कोस थीटा जैसा कुछ है। चुंबकीय फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मान एक तो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा ये होगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा। अगर ये बात ना करें तो एक निर्भरता तो देख ली, चुंबकीय फ्लक्स का मान निर्भर करता है किस पर? लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि जितनी बड़ी पृष्ठ होगी उतनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और जितनी ज्यादा निकलेंगी उतना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा, यानी वो ए पर भी निर्भर करता है। तीसरा, वो थीटा के मान पर भी निर्भर करता है कि बी बाई ए के बीच में जो कोण है, कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों के बीच जो कोण थीटा है, इस पर भी इसकी निर्भरता रहती है। और इस पर इसकी निर्भरता कैसी रहती है? तो तीन इसके केस ले लिए जाते हैं कि केस फर्स्ट, अगर मान लेते हैं थीटा का मान 0 हो तो फाई एम की वैल्यू चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आएगा? b इंटू ए इंटू कोस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केस सेकंड अगर बात करें तो थीटा का मान लिया आपने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री लेते ही चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। केस 3 अगर बात करें कि थीटा का मान अगर 180 डिग्री ले लिया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? b इंटू ए इंटू कोस 180 डिग्री यानी -1, और चुंबकीय फ्लक्स का मान आएगा -b, यानी वो थीटा पर निर्भर कर रहा है। देखो, जब 0 है तो ऐसा, और जब 90 है तो ऐसा, और 180 है तो ऐसा। और जब जब चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक आता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी पृष्ठ से बाहर आता हुआ होता है। उसका अर्थ ये, जब जब चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक आए, इसका अर्थ है कि आप चुंबकीय बल रेखाओं को पृष्ठ से निर्गत होते हुए देख रहे हैं, बाहर निकलते हुए, पृष्ठ के अंदर जाते हुए आप चुंबकीय बल रेखाओं को काउंट कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो जरा बताएं, और न इतना जो चैप्टर है वो एक बार रीड कर लें। जो पीडीएफ भेजी गई है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम की, उस पीडीएफ, ये आपकी जो भी बुक है आप उस बुक से रीड करें। रीड करते इतना जो चैप्टर है वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। बाकी के लिए और भी लेक्चर आपको अवेलेबल रहेंगे। तब तक धन्यवाद।